गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग जो है पिछले वीडियो में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़े होंगे। इस वीडियो में जो है आप जानेंगे कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। वायवीय श्वसन, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में जानते हैं कि वायवीय श्वसन उस श्वसन को कहते हैं जो वायु की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे हम पहला अंतर देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन जो होता है वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि जो आपका अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर इसमें जो होता है कि जो मुक्त ऊर्जा होती है वो उसकी मात्रा अधिक होती है तथा इसमें मुक्त ऊर्जा की मात्रा कम होती है। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जो वायवीय श्वसन में जो मुक्त ऊर्जा होती है वो 38 एटीपी होती है, जबकि आपका जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें मुक्त ऊर्जा की मात्रा 2 एटीपी होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा की मात्रा मुक्त हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, जबकि अवायवीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा की मात्रा कम हो रही है। तीसरा अंतर इसमें जो होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब कि इसमें ग्लूकोज का विखंडन पूर्णतः होता है, जबकि इसमें ग्लूकोज का विखंडन आंशिक रूप से होता है, अंशतः होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट आपका चौथा अंतर देखिए, इसमें जो होता है उत्पाद के रूप में CO2 जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि इसमें उत्पाद के रूप में इथेनॉल, लैक्टिक एसिड तथा CO2 का निर्माण होता है। यानी कि इसमें हमें उत्पाद के रूप में CO2 जल और ऊर्जा मिल रही है, जबकि इसमें उत्पाद के रूप में इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण हो रहा है। वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। इसका प्रथम चरण जो होता है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। पांचवा अंतर अवायवीय श्वसन का, इसकी जो संपूर्ण क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो आई होप कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं पौधों में श्वसन के बारे में कि आखिर पौधे में जो श्वसन होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो जो होता है पौधों में श्वसन के लिए किसी विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है, इसमें कोई स्पेशल अंग श्वसन की क्रिया में मदद नहीं करता है। पौधे जो होते हैं वो अपने शरीर के किसी भी पार्ट से श्वसन कर सकते हैं, चाहे वो जड़ हो, तना हो या फिर पत्ती हो, वो किसी भी भाग से श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। वो पत्तियों में जो होता है वो पत्तियों से रंध्र के द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि तना के वात रंध्र से और जड़ के मूल रोमों द्वारा वो श्वसन की क्रिया यानी कि CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछते कि पौधे के किस भाग से श्वसन की क्रिया होती है तो वहाँ पे आप सिर्फ इसका आंसर पत्ती नहीं दीजिएगा। पत्ती से श्वसन होता है, बट पत्ती से ज़्यादा श्वसन की क्रिया होती है, बट इसके अलावा ये जड़ और तना से भी श्वसन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे पौधे का संपूर्ण भाग जड़, तना, पत्ती तीनों से हो जाएगा। पत्ती के रंध्र से, तना के वात रंध्र से तथा जड़ के मूल रोमों के द्वारा CO2 तथा O2 का आदान प्रदान होता है, यानी कि श्वसन की क्रिया होती है। पौधे जो होता है श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस लेते हैं। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस को ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा CO2, जबकि कौन सा गैस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना हो कि पौधे जो होते हैं श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तथा
CO2 गैस को छोड़ते हैं। पौधे में श्वसन की क्रिया विसरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो बिल्कुल मनुष्य के जैसा ही होती है कि जैसे हम लोग श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधे भी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते तथा CO2 को छोड़ते हैं। जबकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस को लेते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो विसरण की क्रिया द्वारा पूर्ण होती है। तो पौधे में श्वसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए जान लेते हैं कि ये विसरण क्या है। तो विसरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें गैस के अणु, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विसरण की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ गैस के अणु, यानी गैस के अणु जो होते हैं उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर तब तक गतिशील होते हैं जब तक दोनों ओर की सांद्रता बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब कि ये जो गैस के अणु होंगे वो उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर जाएंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि कोई बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी की ओर जाएगी, और ये तब तक जाते रहेगी जब तक दोनों पार्टी आपकी बराबर ना हो जाए। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीवों में जो श्वसन होता है, इसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर ही एक कोशिका का बना होता है, तो इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार का श्वसन अंग ही नहीं होता। जब किसी प्रकार का श्वसन अंग ही नहीं होगा तो ये श्वसन की क्रिया कैसे करेगा, अब ये सवाल आता है। तो आप जान लीजिए कि ये जो होता है श्वसन की क्रिया अपनी शरीर की सतह यानी कोशिका झिल्ली से करता है, और ये जो होता है कोशिका झिल्ली से विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन की क्रिया को पूर्ण करता है। अब विसरण की क्रिया तो आपको बता ही चुके हैं कि उसमें होता क्या है कि जो गैस के अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोसेस अपनाया जाता है कि जो होता है कोशिकीय जीवों के शरीर के अंदर जो होता है ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जबकि वायुमंडल में यानी उसके शरीर से बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। तो जो होता है आपका ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो वायुमंडल से एक कोशिकीय जीवों के शरीर के अंदर जाती है, और इसी क्रिया द्वारा जो होता है श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है, और ये ऑक्सीजन तब तक जाते रहेगी जब तक दोनों ओर की सांद्रता बराबर ना हो जाए। यानी कि एक कोशिकीय जीवों में जो श्वसन की क्रिया हो रही है वो विसरण की क्रिया द्वारा हो रही है। और यहाँ पे आप विसरण को कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका वायुमंडल में जो है कि सांद्रता ऑक्सीजन की ज़्यादा है, जबकि एक कोशिकीय जीवों में जो है ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि आपका जो है ये सांद्रता तब तक मतलब कि विसरण की क्रिया तब तक नहीं रुकेगी जब तक दोनों ओर की सांद्रता बराबर ना हो जाए। और यहाँ पे आप देखिए कि जो होता है एक कोशिकीय जीवों में जो होता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता जो होती है वायुमंडल के सांद्रता के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्रिया जो होती है वो लगातार चलते रहती है, और इस तरीके से एक कोशिकीय जीवों में जो होता है वो श्वसन की क्रिया को संपन्न कराते रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक कोशिकीय जीवों में जो है श्वसन की क्रिया समझ में आ गई होगी। इसमें मुख्य रूप से आपका यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीवों में जो होता है श्वसन की क्रिया
कैसे होती है, तो आपको वहाँ पे इसका आंसर लिख देना है विसरण की प्रक्रिया द्वारा, या फिर पूछ ले कि कहाँ से होती है तो आपको बता देना है शरीर की सतह, या अगर शरीर की सतह ऑप्शन ना रहे तो आपका कोशिका झिल्ली रहेगा, तो आपको कोशिका झिल्ली में टिक कर देना है। यहाँ आप समझ लीजिए कि आपका अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है और इसके शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, कम सांद्रता वाला आपका अमीबा क्या हो गया, कम सांद्रता वाला भाग। वायुमंडल जो है यानी कि अमीबा के शरीर के बाहर जो है ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, उच्च सांद्रता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका अमीबा है, अमीबा के शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इंटर कर रहा है यानी जा रहा है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो हो रहा है आपका ऑक्सीजन गतिशील हो रहा है। आप यहाँ पे इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि अमीबा में जो हो रहा है ऑक्सीजन किस तरीके से इंटर कर रहा है, यानी उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर ये किस तरीके से गति कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो है एक कोशिकीय जीवों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानिएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है श्वसन कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।